जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बीपीएससी के लिए यानी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी कंप्लीट करा चुका हूँ। क्लास 6, 7th, 8th इन 3 क्लास की पॉलिटी को मैं अलग अलग तीनों क्लासेस में करा चुका हूँ। इसके बाद हिस्ट्री क्लास 6 की मैं आपको फर्स्ट पार्ट दे चुका हूँ। उस फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हिस्ट्री देखी थी। इस बार सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग हिस्ट्री का, और इस सेकंड पार्ट में हम लोग, ये पार्ट सेकंड रहेगा क्लास 6 का। क्लास 6 से लेकर, सॉरी, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 यानी कि टोटल जितने भी चैप्टर हैं वो हमने 2 पार्ट में कवर कर ली। आपकी हिस्ट्री की क्लास 6 की ये रहेगी, फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ। सेकंड पार्ट ये रहने वाला है, मैंने आपको बताया था पॉलिटी चलेगी, इसके बाद हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी। तो पॉलिट आज हिस्ट्री की क्लास 6 का दूसरा पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको 2 पार्ट में 7th की और 2 पार्ट में 8th क्लास की हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग सेम इसी तरीके से ज्योग्राफी करेंगे। इसके बाद 9 to 12th का जो भी पॉसिबल होगा वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 1st to 5th आप एग्जाम दे रहे हो, या 6 to 8 का दे रहे हो, या 9 10th का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोटल जो भी मैंने वन लाइनर के फॉर्म में इसको तैयार किया है, आपका एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ हम कह सकते हैं। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे और 1 से 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेते हो आप लोग, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा डाटा मैंने यहाँ आप लोगों के लिए इसमें डाल दिया है। पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, बट पीडीएफ सिर्फ ग्रुप में शेयर की जाती है। तो आपको इसके लिए इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। नंबर है 9808347403। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ये सारी पीडीएफ आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको पीडीएफ होगी वो दिया जाएगा। सिलेबस देखकर सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। वो सारी की सारी पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया, प्लस लगभग 8,000 एमसीक्यू आपका एनसीईआरटी बेस्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। 8,000 प्लस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको तैयार किए जा रहे हैं। ये सब कुछ मैटर आपको मिलेगा आपके ग्रुप में जब आप ग्रुप में शामिल हो जाओगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। क्लास 6 की हमारी हिस्ट्री रहेगी और चैप्टर हम लोग 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 जो है हमारा, इसका नाम रहने वाला है नए प्रश्न नए विचार। चैप्टर 6 जो है इसका नाम रहने वाला है नए प्रश्न नए विचार। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। क्षत्रिय थे, किस उससे संबंधित थे ये? शाक्य से। शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। इन्होंने बोधगया बिहार में, कहां पर? बोधगया में। कहां पर की? बोधगया में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहां की? बोधगया में की। किसके नीचे? पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो आप लोग याद रखिएगा, बोधगया में। इसके बाद ये क्या हुआ? बुद्ध के रूप में जाने गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के रूप में जाने गए। इन्होंने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने उपदेश अपने कहाँ दिए थे, तो इन्होंने उपदेश दिए अपने सारनाथ में। और इनकी मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो क्या याद रखना है? देखिए, सबसे पहले आप, बुद्ध के गौतम नाम था इनका, जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। शाक्य परिवार में इनका जन्म हुआ। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिए। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अच्छा, अब इनकी प्राकृतिक भाषा याद रखिएगा। इनकी जो शिक्षा है उसकी भाषा याद रखिए। प्राकृत इसकी भाषा है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
अगला देख लेते हैं हम, उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। किसका? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। और इसका जो अर्थ होता है, उपनिषद का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप या नजदीक बैठना। कहाँ? गुरु के नजदीक बैठना या गुरु के समीप बैठना। पाणिनि ने क्या किया था? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना पूछी जाए किसने की, तो ये की थी पाणिनि ने। किसने की थी? पाणिनि ने की थी। और उनके जो सूत्र हैं वो बीजगणित से मिलते हैं। एलजेब्रा जो है उससे इनके क्या करते हैं? सूत्र मिलते हैं। जैन धर्म के 24वें, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम वर्धमान महावीर, अंतिम तीर्थकर याद रखिएगा, तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। क्या थे? महावीर थे। वह वज्जी संघ से, कहां से? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जीय संघ के क्षत्रिय राजकुमार थे। याद रखना, वज्जी संघ के संबंधित थे, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गढ़ छोड़ दिया था। कितनी वर्ष की आयु में छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गढ़ छोड़ दिया। 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन शब्द का पूछ लिया जाता कि जैन शब्द किसने निकला है, तो जैन शब्द जो निकला है वो निकला है जिन से। और इसका जो अर्थ होता है वो, इसका अर्थ जो है विजेता। विजेता इसका अर्थ होता है। जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या है? विजेता इसका अर्थ है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी नामक गुजरात में है स्थान। वल्लभी नामक जगह कितने साल पहले? लगभग 1500 साल पहले की ये बात है। आगे देखते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसके लिए? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इस संघ में स्त्री व पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। क्या था? स्त्री और पुरुषों के लिए रहने की व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? अलग अलग उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था थी। भिक्षुओं के लिए बनाए गए शरण स्थलों को विहार कहा गया है। भिक्षुओं के लिए जो शरण स्थल बनाए गए थे उन्हें क्या किया कहा गया है? विहार कहा गया है। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। कहां पर? पश्चिमी भारत में। अगर ये पूछ लिया जाए कि पहाड़ियों को खोदकर विहार कहां बनाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है पश्चिमी भारत में पहाड़ियों को खोदकर कुछ विहार बनाए गए थे। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो शरण स्थल बनाए गए थे उनको विहार कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाए आपसे कि विहार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये शरण स्थलों को विहार कहा जाता है। आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। कितने प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई? 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के आपके आश्रमों की व्यवस्था की गई। जैन धर्मों का लेखन ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व, अभी मैं आपको वहां पर बता के भी आया था। इस तरीके से चैप्टर 6 से जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हमने क्या किया यहाँ पर इंक्लूड किया है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कम से कम एक मेरे साथी को, एक मेरे भाई बहन को, 10 लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करना है। तो यहाँ पर मैं बोल चुका हूँ आपसे एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। एनसीईआरटी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग पहले भी देख चुके हो, 2 बार जो बिहार शिक्षक भर्ती पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम का रेशियो उठा के देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। आप इन वीडियो को देख लीजिए, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग 50 मिनट की मेरी फर्स्ट पार्ट रहा है और 50 मिनट से 1 घंटे के लगभग का ये पार्ट रहेगा, तो 2 घंटे में आपको क्लास 6 की हिस्ट्री मिल जाएगी। और जब आप इसका रिवीजन करने जाओगे तो 1 घंटे में मुश्किल से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो। तो 3 घंटे में क्लास 6 की हिस्ट्री आप लोग विद रिवीजन तैयार कर सकते हो। संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाएगा, बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा चैप्टर जो है 7, चैप्टर रहने वाला हमारा 7, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो चलिए इसमें देख लेते हैं जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कितने साल पहले? लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कब? सत्ता पर जब वो काबिज हो रहे थे, जब बैठ रहे थे, उसमें जो सबसे ज्यादा सहयोग किसका मिला था उन्हें? चाणक्य या कौटिल्य का मिला था। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक आप लोगों से यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना, चाणक्य याद रखना। कभी कभी कौटिल्य दे देता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो कौटिल्य की या चाणक्य, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, कौन कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। कभी कभी पूछ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तीनों का याद रखिएगा। फादर सन का रिलेशन पूछ लेता, कौन किसका फादर, कौन किसका सन। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। उल्टा घुमा के पूछ ले, अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। इतना याद रखिएगा। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला क्या था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहां पर? पाटलिपुत्र पर और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य की बात करें, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कहां से किया जाता था? उज्जैन या तक्षशिला जैसी राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर से नियंत्रण रखा जाता था। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं ज्यादा, बट मैंने लाइन मेंशन कर दी थी क्योंकि एनसीईआरटी कुछ पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से कोई सा क्वेश्चन डाल दे, तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। किसे भेजा जाता था? राजकुमारों को भेजा जाता था। नजराना किसे कहा जाता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नजराना कहते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यहां पूछ लिया जाता है कि किस मौर्य शासक ने अपने अभिलेख जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, तो याद रखिएगा अशोक नाम आपको वहां पर याद रखना है। कौन सा? अशोक याद रखना है। और इन अभिलेखों की क्या पूछ ली जाती है? भाषा पूछ ली जाती है। तो ये अभिलेख जो थे ये प्राकृतिक भाषा में थे। किसमें? प्राकृत भाषा में थे। इतना आप याद रखिएगा, प्राकृत भाषा थी इनकी। जो भी इसके अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। अच्छा देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राकृत भाषा थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत, याद रखिएगा। अभिषेक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा और लिपि में है, तो प्राकृत ब्राह्मी, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होंगे। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृतिक रूप है। कलिंग कहाँ है? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग
तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो क्या है? कलिंग है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में दूत भेजे। कहां कहां भेजे? ये चार ऑप्शन दे देगा कि अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए कहां कहां अपने दूत भेजे। तो चार ऑप्शन ये होंगे, इनमें से तीन दे देगा, एक ऑप्शन में आपको कोई भी गलत डाल देगा, या ऐसे सभी दे देगा तो इनमें से कहां कहां भेजे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जगह, थर्ड फोर्थ जगह, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा। तो चारों नाम याद रखिएगा, सीरिया, मिस्र, ग्रीक और श्रीलंका, चारों नाम आपको याद रखने हैं। ये सब कुछ जो तैयार किया गया है ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लगभग 2400 वर्ष पहले चीन की दीवार का निर्माण हुआ। चीन की दीवार का निर्माण 2400 वर्ष पहले। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर लंबी है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। इस पर क्या किया गया है? 6400 किलोमीटर लंबी है, सब दुनिया की सबसे लंबी ये दीवार है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर क्या बना हुआ है? निगरानी के लिए बोर्ड इस पर बनाए गए हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत लगभग 2300 वर्ष पहले हुई। इस तरीके से चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 4 चैप्टर आपके यहाँ पर बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर शुरू करने से पहले तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को कम से कम आप 10 लोगों तक शेयर जरूर करें। तो देखिए, अगर आप लोग ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, ये पीडीएफ पाना चाहते हो, पीडीएफ प्लस 8000, 8100 प्लस मान लीजिए, 8100 प्लस एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होंगे सभी, एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं, उसमें सब कुछ एनसीईआरटी का मिक्स होगा। और प्लस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके शामिल होंगे सिलेबस में, उन सभी से भी आपके एमसीक्यू बनाए जाएंगे। तो ये एमसीक्यू लेने के लिए इन पर काम चल रहा है। प्लस करंट अफेयर डेली आपको पीडीएफ शेयर की जाती है, डेली करंट अफेयर की। प्लस यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है वो उन सब की पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। ये सब कुछ आपको जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है ग्रुप में, और ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग इस ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तो चलिए चैप्टर 8 देख लेते हैं। चैप्टर 8 जो है महापाषाण, कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महापाषाण। इससे पहले मैं तीनों पाषाण का आपको क्या था, मैंने आपको टाइम पीरियड भी बताया था, किसका टाइम क्या रहा था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेसियार और अदमई कहलाते थे। सब याद रखिए, बड़े भूस्वामी जो थे वो वेल्लल्ला कहलाते थे, साधारण हलवाई जो थे उनको उनवार कहते थे, और भूमि मजदूर जो थे उनको दास, कड़ेसियार और अदमई कहते थे या कहलाते थे। तीनों को आप याद रखिएगा। गांव का प्रधान व्यक्ति जो था वो भोजक कहलाता था। गांव का जो प्रधान होता था, प्रधान व्यक्ति जो होता था वो क्या था? भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? भोजक कहलाता था। भोजक, भोजक याद रखिएगा, भोजक कहलाता था। नेक्स्ट है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, ग्राम भोजकों के अलावा क्या था? अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें गृहपति कहा जाता था। और सांची का स्तूप कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में आपका क्या है? सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी गोल या वर्गाकार होते थे। सामान्यतः इनका आकार कैसा होता था? आयताकार होता था। पूछ लिया जाता है कि आहत सिक्के जो थे उनका सामान्यतः आकार कैसा होता है, तो आयताकार होता था। कभी कभी ये कैसे हो सकते थे? ये गोल भी हो सकते थे और वर्गाकार भी हो सकते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। लिखा नहीं होता था, चिन्ह जो थे वो ठप्पे से बनाए जाते थे। सबसे पुराने आहार सिक्के जो 500 साल पहले चले, कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में वाराणसी और
उत्तर में ये हटा दीजिएगा। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़ों के उत्पादन की पूछ लिए जाएं आपसे तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। उत्तर में क्या, वाराणसी, और दक्षिण में मदुरई। दक्षिण में मदुरई। यहाँ क्या था, स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एरेटाइन के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया जाता था। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। कमेंट में बताइएगा किस साम्राज्य की राजधानी रोम थी। इसके महत्वपूर्ण शासकों में से एक आंगस्टन ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। किसने कहा था रोम ईंटों का शहर है, आप एक बताइए किसने कहा था। आंगस्टन ने कहा था कि रोम क्या है, ईंटों का शहर है। किसका शहर है, ईंटों का शहर है। महत्वपूर्ण तिथियां इसमें कुछ दे रखी हैं, वो याद रखिएगा। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले और अरकामेडू का पतन लगभग 2200 साल पहले। इस तरीके से आपका चैप्टर 8 भी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब आपके इसमें 3 चैप्टर हमारे बाकी रह जाते हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। 3 चैप्टर हमारे यहाँ पर बाकी हैं। तो मैं लगभग 50 मिनट में भी आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर जो 9 है आपका, इसका नाम जो रहने वाला है ये है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। क्या नाम रहने वाला है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो देखिए, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से बुलाया जाते थे काली मिर्च को, काले सोने के नाम से काली मिर्च को बुलाया जाता था। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। कहां पर मिले हैं अनेक सोने के सिक्के, दक्षिण भारत में अनेक सोने के सिक्के मिले हैं। मुवेदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है त्रिमुखिया, 3 मुखिया। मुवेदार कैसा शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक मुखियाओं के लिए किया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं, यहां देखिए। ये थे कौन कौन से थे, 3 याद रखिएगा, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और तथा पांड्य 3 थे। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन माने जाते थे, चोल, चेर, पांड्य। कौन कौन, चोल, चेर, पांड्य। ये तीनों ही क्या था, करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। पांड्यों की राजधानी पूछ ली जाए तो पांड्यों की राजधानी मदुरई, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन, गौतमी, पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था, सातवाहनों का सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुआ ये था सतकर्णी, और वो किसका पुत्र था, गौतमी का पुत्र था। जो सतकर्णी था, सातकर्णी था, ये किसका पुत्र था, गौतमी का ये पुत्र था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कताई होती है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, यह हुआ आपका चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। कितने साल पहले, लगभग 7000 साल पहले। कितने साल पहले, लगभग 7000 साल पहले हुआ। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। कहां पर, किस किस को बेचते थे, ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को। किसको, ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को बेचते थे। सिल्क पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार कि सिल्क पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे भैया, कुषाण थे। कौन थे, कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कितने साल पहले, लगभग 2000 साल पहले। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन से, पेशावर और मथुरा। मथुरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहां है आपका, यूपी में है। कहां पर है, यूपी में है। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। लगभग आधे से ज्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं।
और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा पूछ लिया जाए कि इनका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो इनका सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो था आपका कनिष्क। वो क्या था आपका, कनिष्क इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। कितने साल पहले, 1900 साल पहले से उसने शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया। उसने क्या किया, एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और बुद्ध चरित्र के क्या है, रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र क्या है, बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध की क्या है, जीवनी है, क्या, बुद्ध चरित्र। और इसके लेखक अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में कवि थे, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में कवि थे। हर प्रकार का आपका क्वेश्चन यहां से बन गया। देखिए एक एक लाइन से आपके 4 4 5 5 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के तैयार होते जा रहे हैं। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। कहां पर क्या कर सकते हैं, बोधिसत्व किसे कहते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं और ध्यान साधना कर सकते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करना आप लोग ना भूलें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बोधिसत्व की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। कहां तक लोकप्रिय, धीरे धीरे पहले मध्य एशिया, इसके बाद चीन, फिर बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। क्या किया गया, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी दर्रों के पास बनाई गई थी। किसके पास, पश्चिमी दर्रों के पास बनाई गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। कहां पर, बौद्ध धर्म जो था दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में फैला, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद क्या था, थेरवाद देखिए, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा, थेरवाद, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म। ये हो चुका, कर चुके हम, यही है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म आरंभिक रूप में इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की यात्रा पर आया चीनी यात्री, भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन, फाशियन नाम याद रखिएगा, फाशियन काफी प्रसिद्ध था। भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन सांग करीब 1400 साल पहले भारत आया। दोनों का याद रखिएगा, फाशियन 1600 साल पहले, श्वेन सांग 1400 साल पहले आया। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। किस लिए भारत आए, बुद्ध से प्रसिद्ध उनकी जीवन से जुड़ी हुई जगहों को और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। कौन, चीनी यात्री। पाशियन ने अपने घर चीन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसने, मतलब चीन जब ये जा रहा था अपने घर, ये वापस जा रहा था, तो इसने अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, तो जब ये घर जा रहा था तो इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वो बंगाल से की थी। कहाँ से की थी, बंगाल से इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। सुएनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। सुएनसांग कैसे लौटा, भूमार्ग से लौटा। किस मार्ग से, भूमार्ग से वापस लौटा। सुएनसांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र, सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, नालंदा था। और नालंदा पूछ लिया जाए कहां पर है, तो नालंदा बिहार में, नालंदा कहां पर, बिहार में अध्ययन किया। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र कौन सा है, नालंदा है। और नालंदा कहां पर है, ये बिहार राज्य में है, अध्ययन किया। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। किसमें की गई है, भगवत गीता में की गई है। और भगवत गीता जो है ये महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता जो है ये महाभारत का ही एक हिस्सा है।
नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना। जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं, विभाजित करना, विभाजित करना, विभाजित करना, विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह हिंदू या इंडस शब्द से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कब, कहाँ हुआ? करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ? तो पश्चिमी एशिया। याद रखिएगा कितने साल पहले? लगभग 200 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म पूछ लिया जाता है तो बेथलेहम कहां पर हुआ? बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जो उस समय क्या था? रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। किसके सीरियाई ईसाई कहा जाता है? केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। कहां से आए थे? पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। कहां से? सबसे पुराने ईसाइयों में से वो हैं। तो इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इनको भी मैंने नोट कर दिया है। ये देखिए लीजिए आप लोग, रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई। कहाँ हुई? कमेंट में बताना। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को देश का नाम बताया था। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल हुए। चोल, चेर तथा पांड्य 2300 साल पहले हुए। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कितने साल पहले? 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले, ये भी मैंने कराया था। और अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। ये इस चैप्टर की महत्वपूर्ण तिथियां थी। ये चैप्टर क्या थी? महत्वपूर्ण तिथियां थी। चैप्टर हम लोग 10 पे आ चुके हैं, और 10 पर आने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग मेरी मेहनत के लिए भी कर सकते हो। और अगर ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हो, तो आपको 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। लगभग 8100 प्लस क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड, आपके सिलेबस बेस्ड, आपकी एमसीक्यू बेस्ड तैयार किए जा रहे हैं। वो भी आपको इसी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। इसी ग्रुप में के अलावा कहीं भी शेयर नहीं होंगे। बाकी की जितनी भी पीडीएफ आपको यहाँ पढ़ाई जाती हैं वो सारी पीडीएफ आप लोग को शेयर की जाएंगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की एक पीडीएफ आप लोग को तक शेयर की जाती है, और करंट अफेयर, जीके, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पढ़ाए जाएंगे, वो सब कुछ। इसके अलावा पीडीएफ आपको 4-5 पीडीएफ डेली आपको दी जाती है पढ़ने के लिए। तो देखिए 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किसके नाम से जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। इससे पहले याद रखिएगा कि सिक्के पर किसको वीणा बजाते दिखा हुआ गया है? इतना याद रखिएगा, सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो ये याद रखिएगा, नाम समुद्रगुप्त। कौन सा नाम याद रखना है आपको? समुद्रगुप्त नाम याद रखना है। उन्होंने शकौ पर प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय था। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस लाइन को यहां मेंशन किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो किसका बेटा था? समुद्रगुप्त का था। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो आपको नाम याद रखना है, समुद्रगुप्त था। हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी। अब देखिए यहाँ कैसे पूछ लिया था, क्वेश्चन घुमाने का तरीका एग्जामिनर का। हर्ष चरित्र कितने लिखी?
बाणभट्ट ने लिखी। हर्षचरित कितने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये नाम याद रखिएगा, हर्षवर्धन के थे। किसके थे? हर्षवर्धन के थे। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। और हर्षचरित्र किसने लिखी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी। हर्षचरित्र की जीवनी है, तो हर्षवर्धन की हर्षचरित्र जीवनी है। 4-5 तरह के क्वेश्चन यहाँ घुमा के कैसे भी पूछ ले, आप इस एक लाइन से सारे के सारे आंसर दे सकते हो। चीनी तीर्थयात्री सुएंसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चीनी यात्री जो था सुएंसांग, वो किसके दरबार में रहा? वो किसके दरबार में रहा? तो आपको याद रखना, हर्ष के दरबार। हर्ष मतलब हर्षवर्धन के दरबार में रहे। और हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। कहाँ के राजा बने? थानेसर के। कब बने? जब पिता और भाई की मृत्यु के बाद बने। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने क्या किया? कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया। और किसको अपने उसमें कर लिया था? कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, किसने? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसने रोका था? ये नाम याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और पुलकेत जो थे, पुलकेशिन द्वितीय, वो कहाँ के नरेश थे? तो याद रखना, चालुक्य नरेश। कहाँ के? चालुक्य थे, चालुक्य नरेश। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। पल्लवों का राज्य कहां से कहां तक था? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। कहां तक? कावेरी नदी के डेल्टा तक ये फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुरभंगा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों का क्या किया जाए, आप लोगों से राज्य पूछ लिया जाए तो कृष्णा और तुंगभद्रा, कहा किस किस नदियों के बीच? कृष्ण और तुंगभद्रा दोनों नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। और पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य उनके चाचा से मिला था। किससे मिला था? उनके चाचा से राज्य मिला था। चाहे यहाँ पर चाचा याद रखिएगा। किससे मिला था? चाचा से उन्हें मिला था। कवि हरिशेड़ अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कवि हरिशेड़ क्या थे? अपने पिता, उनके पिता का नाम की तरह क्या थे? महादंड नायक। और महादंड नायक किसे कहा जाता था? मुख्य न्याय अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। यह भी याद रखिएगा कि महादंड नायक किसे कहा जाता था? मुख्य अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। नगरम व्यापारियों के एक संगठन था। नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पूछ लिया जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक या कवि कौन है? तो याद रखिएगा, इसके कौन है? फेमस, सबसे फेमस आप लोग जानते हो, कालिदास। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवक युवती की प्रेम कहानी है। ये भी पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो क्या है? एक प्रेम कहानी है। किस किस की? ये किस किस की है? ये दुष्यंत नामक एक राजा थे और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी किसने है? कालिदास ने लिखी है। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत। ये लाइन तो हो गई हमारी। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। किसने की? पैगंबर मोहम्मद ने की। लगभग कितने समय पहले? तो लगभग 1400 साल पहले। किसने की? इस्लाम। किसकी? इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछ लिया जाए तो क्या है? कुरान है। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई।
हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 10 हो चुके हैं, लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 11 हमारा बाकी है और लगभग 50 मिनट के आसपास मैंने बोला था कि 50 मिनट के आसपास ही हम लोग अपनी क्या करेंगे, वीडियो को कवर कर लेंगे। तो 40 मिनट की लगभग हो चुकी है, 5-6 मिनट में और आपकी वीडियो कवर हो जाएगी। तो जिन भी साथियों को ग्रुप में शामिल होना है 9808347403 पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको लगभग 8100 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड की एमसीक्यू के प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस जितनी भी पीडीएफ एनसीईआरटी की सारी होती है वो सभी दी जाएंगी। और डेली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोग को शेयर की जाती है। डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। तो चलिए चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर रहने वाला है, इसके साथ ही हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी को कल से स्टार्ट करने वाले हैं। कल से आपको एनसीईआरटी 7th क्लास की देखने के लिए मिलेगी। 2 क्लास में आपकी एनसीईआरटी 7th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी और 2 ही पार्ट में आपके 2 क्लास में आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए चैप्टर 11 है, हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी। धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे तथा टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। ये पूछ लिया था तांबा कैसे बनता है, तो टिन और कांसे को मिलाकर क्या बनाया जाता है, तांबा बनाया जाता है। सीटेट का बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि तांबा कैसे बनाया जाता है, तो टिन और कांसे को मिलकर तांबा बनाया जाता है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से जुड़े थे। हड़प्पावासी किससे जुड़े थे, कांस्य युग से जुड़े थे, और उनके उत्तराधिकारी जो थे वो किससे किससे जुड़े थे, आपको याद रखना है, लोह युग से जुड़े थे। दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोह स्तंभ है। क्या है, एक लोह स्तंभ है जिसकी ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण जो हुआ था वो लगभग 1500 साल पहले हुआ। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो है ये है आपका टीला। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है ये होता है गर्भगृह। क्या होता है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है और यहाँ जो मुख्य देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति रखी जाती है। पूछ लिया है गर्भगृह में किसकी मूर्ति रखी जाती है, तो जो मुख्य देवी देवता होते हैं उनकी वहां पर मूर्ति रखी जाती है। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछ लिया है तो गर्भगृह होता है। एहोल एहोल का दुर्ग मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। एहोल का दुर्ग मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। कितने साल पहले, 1400 साल पहले बनाया गया था। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है। यह एक सभागार होता है। यह एक सभागार होता है। यहाँ क्या होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। क्या है, मंडप नाम की एक जगह होती है। मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती है। यह एक क्या होता है, एक प्रकार का सभागार होता है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। उड़ीसा का जैन मठ, उड़ीसा का क्या, उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी इलाको खोदकर इसे 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कितने को, 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो ने की। किसने, इलांगो नामक एक कवि ने की। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा, शिलप्पदिकारम की रचना किसने की, इलांगो नामक एक कवि ने की थी। एक और महाकाव्य मणिमेखलाई, एक और महाकाव्य कौन सा, मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले, करीब 1400 साल पहले सत्तारनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, सत्तारनार द्वारा लिखा गया। मणिमेखलाई को किसके द्वारा लिखा गया, सत्तारनार के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, लगभग 1400 साल पहले लिखा गया। नेक्स्ट आपका पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण कैसे लिखे गए हैं, सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। पुराण पूछ ले किस में लिखे गए हैं, तो संस्कृत में
लिखे गए हैं। राम कहाँ के राजकुमार थे? राम कौशल के राजकुमार थे। कहाँ के? कौशल के राजकुमार थे। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। और रामायण के लेखक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो इजी सा क्वेश्चन है, पर फिर भी मैंने जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ यहाँ पर नोट किया है कि रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। और राम जी कहाँ के राजकुमार थे? राम कौशल के राजकुमार थे। कौशल की आप लोगों से राजधानी पूछ ली जाए तो अयोध्या इसकी राजधानी थी। गणतज्ञ तथा खगोल शास्त्री कौन? आर्यभट्ट की बात हो रही है। गणतज्ञ पूछ लिया जाए, इनमें से क्वेश्चन घुमा दे, आर्यभट्ट क्या थे? 4 ऑप्शन दे दे, वहां गणतज्ञ तथा खगोल शास्त्री को एक ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। ने संस्कृत में आर्यभट्टीनम नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? आर्यभट्ट ने लिखी। किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी। कौन सी लिखी? आर्यभट्टियम लिखी। और ये क्या थे? प्रसिद्ध गणतज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। कौन थे? प्रसिद्ध गणतज्ञ तथा ये खगोल शास्त्री थे। चैप्टर 30, बस 2 पेजेस और ना, 2 स्लाइड हैं, बाकी की हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, दोनों के बारे में मैं डिटेल में भी यहाँ मेंशन कर दिया है। 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहला था चरक। पहला कौन था? चरक। और दूसरा था सुश्रुत। पहला कौन था? चरक। दूसरा था सुश्रुत। इसके अलावा क्या हुआ? चरित्र की ये पूछ ली जाती है कि चरक संहिता किसकी है? ये है आपकी चरक की। और किस पर आधारित है? औषधि शास्त्र पर। किस पर? औषधि शास्त्र की पुस्तक है। प्राचीन में 2 महा आयुर्वेदिक के प्रसिद्ध चिकित्सक हुए। कौन कौन सा? चरक और सुश्रुत। चरक ने क्या लिखा है? चरक संहिता लिखी है, औषधि शास्त्र पर ये आधारित है। जबकि सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता तो आपको वैसे भी याद रहेगा, दोनों के नाम चन्न संहिता और सुश्रुत संहिता उनके नाम पर ही आधारित है। मैं सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें औषधि और इसमें शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। कैसा? विस्तृत वर्णन किया है। कागज, अब यहां देखिए, कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लू नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। कागज का आविष्कार पूछा जाए तो कहाँ हुआ? चीन में हुआ। किसने किया? काई लू नामक व्यक्ति ने किया। और कहाँ का व्यक्ति था ये? चीन का। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काई लू नामक व्यक्ति ने कहां पर किया था? चीन में किया था। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच पश्चिमोत्तर तथा सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 300 पश्चिम ईस्वी पूर्व, 327 से 325, 327 से 325, 327 से 325, 327 से 325। लास्ट स्लाइड पर चलने से पहले वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। लास्ट है आप लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 वर्ष, 321 ईस्वी पूर्व। कब? 321, क्या याद रखना है? 321। अशोक का शासनकाल लगभग 272-268 ईस्वी पूर्व से 231 ईस्वी पूर्व के बीच। कनिष्क का शासनकाल लगभग 78 से 100 ईस्वी। कब? 78 से 100। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा डेट्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से आप लोगों के लिए शामिल किए हैं। कहीं इनसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ लिया जाए, इसलिए इनको शामिल किया गया है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 याद रखिएगा। हर्षवर्धन का शासन 600 से 647 याद रखिएगा। चीन यात्री सुएंसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। इस तरीके से आपकी क्लास 6 का पार्ट 2 भी हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। पार्ट 2 भी हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्लास 6 की पॉलिटी, 7th की पॉलिटी, 8th की पॉलिटी, 6th क्लास की हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट एंड ये 6th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी, पॉलिटी की वीडियो या हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, वो लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहो तो 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप पर शामिल हो सकते हो। यहाँ आपको लगभग 8100 प्लस क्वेश्चन,
8100 प्लस एमसीक्यू, ये टोटल किसके होंगे? आपके सिलेबस और एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, आप साइंस की बात करें, सब कुछ, या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, 1857 क्रांति हुई, इस टाइप के टॉपिक को भी शामिल करके ये 8100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और इसकी पीडीएफ कहाँ शेयर की जाएगी? ग्रुप में शेयर की जाएगी। प्लस ग्रुप में जुड़ने का एक बेनिफिट ये है कि डेली करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जाते हैं, पीडीएफ के रूप में सुबह ही आपको शेयर कर दिए जाते हैं, जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ जितना भी सब कुछ पढ़ाया जाएगा उस सब की पीडीएफ भी इस ग्रुप में शेयर की जाएगी। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको 8100 क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे द्वारा तैयार की जा रही है, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री भी होती है खत्म। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, और आपको लेने जॉब इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।